हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 21 अगस्त 2023 को ईपीएफओ एसएसए का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के एंड कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस का रियल एंड 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको 30 में से लगभग 27 से 28 जीके करवा दूंगा और 10 कंप्यूटर में से लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चंस मुझे याद हैं, तो उन सभी का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देख लो। बाकी के 4-5 क्वेश्चन जो बचे हुए रह जाएंगे वो मैं आगे चल करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको अपना सेक्शन वाइज अटेम्प्ट भी बताऊंगा, साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर का लेवल कैसा रहा था, इंग्लिश में क्या क्या पूछे गए थे और जीके के लिए आपको कहां से और क्या क्या पढ़कर जाने की जरूरत है अगर आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो। सो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जितने भी नए कैंडिडेट अभी इस चैनल पर जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइज, अपना कंप्लीट एनालिसिस देने से पहले मैं आपको जीके एंड कंप्यूटर का सॉल्यूशन करवा देता हूं, फिर उसके बाद अलग अलग सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स एंड रीजनिंग के उसका रियल सॉल्यूशन करवाऊंगा। सो गाइज देखो, यहां से स्टार्ट है आज का जीके का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जीके में कि एशियन का हेडक्वार्टर कहां पर है। दोस्तों एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था जकार्ता, इंडोनेशिया। फिर इसके बाद पूछा गया था एक एप्लीकेशन का नाम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है और उस एप्लीकेशन का मुख्य कार्य है कि जितने भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं जैसे कि पासपोर्ट सर्विस, इनकम टैक्स, आधार कार्ड वगैरह, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएं। तो इसके लिए दोस्तों उमंग ऐप को जारी किया गया है। आपके ऑप्शंस में भी उमंग ऐप दिया गया था, इसके अलावा एक सक्षम ऐप दिया गया था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है उमंग ऐप। फिर इसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन से राज्य हुए जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है वो लगती है, और आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे जिसमें ऑप्शंस में था बिहार, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चारों। जो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और राजस्थान है, इन चारों राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया। तो दोस्तों जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह लोकेटेड है नागपुर में। इसके बाद हिस्ट्री का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं। दोस्तों सुंग डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं पुष्यमित्र सुंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस में आपके दिए गए थे 1951, 1961, 1971 और 1991। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर 1952, और आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे ना उस ऑप्शंस के अनुसार से 1951 करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसे 1951 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जिसने अभी तक आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ऑप्शंस में था दोस्तों इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड एक था शायद ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया। हालांकि इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है लेकिन अभी तक एक भी आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। जबकि बात करें न्यूजीलैंड की तो वो एक बार जीत चुका है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वो मैक्सिमम टाइम विनर रह चुका है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का। फिर इसके बाद पूछा गया था कि 1951 से लेकर के 2014 तक के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था मिल्क का प्रोडक्शन को लेकर। तो इसका नाम क्या है। ऑप्शंस में था आपका ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन फ्लड वगैरह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन फ्लड। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रीजनल ज्योग्राफी एक टर्म है जो सबसे पहले किसके द्वारा इमर्ज किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था हार्मस्टोन के द्वारा, ठीक है ना। और कब किया गया था तो 1939 में। दोस्तों उन्हें ही फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। तो दोस्तों भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर आप नाम देख लो, और यह शायद आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन कहां पर स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है पुणे में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में इंग्लिश लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था दोस्तों अनुराधा रॉय। जो 2022 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो इंग्लिश के क्षेत्र में मिला था अनुराधा रॉय को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों WTO की स्थापना 1995 में हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था
बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात राज्य से रिलेटेड है, इसे किसके द्वारा लीड किया गया था? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह लीड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्रेश ऑयल होते हैं ना, उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कौन से गैस में रखते हैं? ऑप्शंस में था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन। आपके ऑप्शंस के अनुसार से नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद पूछा गया था कि अभी वर्तमान में लोकसभा का कौन सा सत्र चल रहा है? तो दोस्तों अभी चल रहा है 17वीं लोकसभा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 17th लोकसभा। ऑप्शंस में था 15, 16, 17 और 18। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दोस्तों इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में दोस्तों इंटरपोल का सिनोनिम भी पूछा गया था। अगर आपने इसका करेक्ट आंसर दिया है तो एक बार कमेंट करके बता देना कि इंटरपोल का सिनोनिम क्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इनमें से क्या भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ऑप्शंस में था राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज और बाकी के 2 ऑप्शंस दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में आता है। और इसे हमारे देश के संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत ऐड किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो ग्रेफाइट है वो इनमें से किसका एलोट्रोप है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, बचपन से ही आपने पढ़ते आया है कि दोस्तों जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कार्बन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद देश में नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो दोस्तों उनके बाद बने थे वीडी जत्ती। इसके अलावा ऑप्शंस में वीवी गिरी, नरसिम्हा राव जैसे नाम भी दिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन कोल लिमिटेड यानी कि CIL का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दोस्तों CIL का हेडक्वार्टर स्थित है कोलकाता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 1929 में इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया था कि जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है? यह डिस्कवरी किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों एडविन हबल के द्वारा। हालांकि मुझे भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं मालूम था, लेकिन हाल ही में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया हबल के नाम से, तो मुझे लगा कि एक करेक्ट आंसर होना चाहिए और बिल्कुल यही आपका सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बिरजू महाराज इनमें से किससे एसोसिएटेड हैं? ऑप्शंस में कथक भी था, कथक कली भी था, भरतनाट्यम भी दिया गया था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का कथक। जो आपके बिरजू महाराज हैं वे रिलेटेड हैं कथक से। इसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट यह था कि वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या 26 है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों कि वर्तमान में 6 ऐसे हाईकोर्ट हैं जो कि 2 राज्य या फिर 2 से ज़्यादा राज्यों या यूनियन टेरिटरी की देखभाल करता है। तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं और वर्तमान में ऐसे 2 हाईकोर्ट हैं जो कि 1 से ज़्यादा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को मैनेज करता हो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन मेटल के बारे में गलत दिया गया है? तो आपके चारों ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला ऑप्शन था मेटल आर लस्चरस, बिल्कुल करेक्ट है। मेटल्स आर सोनरस, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड मेटल्स आर मेलिएबल, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो डी स्टेटमेंट है ना, मेटल्स आर इंसुलेटर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों मेटल जो है वो कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा आपने देखा होगा कि EPFO SSA का जब पहला शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 18 को, उस दिन भी मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। EPFO स्टेनो में भी आपके मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिनका भी एग्जाम दोस्तों आगे आने वाले शिफ्टों में है, आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक आपका सागरमाला प्रोजेक्ट से पूछा गया था, जिसमें एक था दोस्तों 7500 किलोमीटर का जो आपका रोड बनाना है बीचेज के किनारे, उसके बारे में। बाकी के 3 स्टेटमेंट मुझे इसके याद नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों शायद 2 या 3 और आपके जीके के क्वेश्चन छूट गए होंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आधे घंटे के अंदर ही इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो यह था कि रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क, इन सभी को कौन सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, इसके रूप में अरेंज करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रजिस्टर फास्ट वर्क करेगा, इससे थोड़ा स्लो होता है कैश मेमोरी, इससे थोड़ा स्लो हो जाएगा रैम और सबसे स्लो हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो यही इसका बिल्कुल सही अरेंजमेंट था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से मैच द फॉलोइंग करने थे, रीड लेआउट, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट में। तो दोस्तों रीड लेआउट का क्या हो जाता,
एक ऐसा लेआउट है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन में आ जाएगा और जिसे रीड करना काफ़ी कंफर्टेबल होता है। प्रिंट लेआउट क्या होता है? तो प्रिंट लेआउट वो लेआउट है जिसमें हम देखते हैं कि प्रिंट होने के बाद जो हमारा पेज है वो कैसा दिखेगा। और वेब लेआउट किसे कहते हैं? तो वेब लेआउट वैसा लेआउट है जिसमें हम यह देखते हैं कि जो वेबसाइट पर हम पेज को ओपन करेंगे तो हमारा पेज कैसे व्यू करेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो गया। फिर इसके बाद पूछा था कि इनमें से कौन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक्चुअली में इसका यूज है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, 3 में से एक स्टेटमेंट था कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज किया जाता है ग्राफिक्स के रूप में, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ग्राफिक्स के लिए अलग से ग्राफिक कार्ड आता है, ना कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक जो स्टेटमेंट आपका सही दिया गया था वो यह था दोस्तों कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज किया जाता है 2 अलग अलग कंप्यूटर या 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और बाकी का जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया था ना वो भी गलत था, तो केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता। फिर इसके बाद आया था कि कैप्चा का यूज हम किस लिए करते हैं। ऑप्शंस में दिया गया था दोस्तों कि कैप्चा का यूज किया जाता है ह्यूमन और बोट के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में फ़ॉन्ट के सेक्शन में नहीं पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों आपका स्टाइल था, दूसरा आपका टेक्स्ट इंडेक्स था और एंड स्पेसिंग था, तीसरा आपका कलर था और चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों वो मुझे अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे ही कंफर्म होता है तो मैं इसका भी आंसर आपको करवा दूंगा। तो यह दोस्तों आपके टोटल 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन। मैं जस्ट रूम में लौटा ही हूँ अभी सेंटर से, और मुझे जितने भी क्वेश्चन याद थे वो मैंने आपको करवा दिया है। कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं, बाकी जीके के 3 से 4 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही करवा देता हूँ। यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएगा तो वो मैं यहाँ से कॉपी करके आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन वाइज मेरे अटेम्प्ट की, प्लस और क्या क्या क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे। अच्छा, एक अरेंजमेंट आप लोग देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा सा खाली स्थान ले लेता हूँ। एक रीजनिंग में अरेंजमेंट आया था DA, E, C, B और F का, जहाँ पर D का वैल्यू 13 दिया गया था और C का वैल्यू 31 दिया गया था। तो अगर आपका भी अरेंजमेंट इसी प्रकार से है तो आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर लेना। फिर इसके बाद दोस्तों अगला एक रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लाइन है जिसमें बॉब का स्थान राइट साइड से चौथा है और इधर से चेतन का स्थान लेफ्ट साइड से छठा है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं और इधर से अगर हम देखें तो आनंद का स्थान या फिर अनंत का स्थान 29वां है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से 51 होना चाहिए। इसका 51 ही बिल्कुल सही जवाब आ रहा था। इसके अलावा दोस्तों मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में क्या दिया गया था ना कि एक स्फीयर था जिसका रेडियस था 3 मिलीमीटर। इसके अलावा एक सिलेंडर था जो कि 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस था और हाइट था 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना था कि इस सिलेंडर को पिघला करके हम ऐसे कितने स्फीयर बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लेना, मैंने आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा कहा गया था कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 अमाउंट को रखा जाता है। अमाउंट आपका कुछ समथिंग था 7,000 करके कुछ, और ये 10% के इंटरेस्ट पर रखा जाता है। दोनों का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इक्वल है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट ए था वो कितने रुपीज़ का था। इसके बाद अरिथमेटिक का अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि किसी संख्या का जो HCF है वो 16 है, तो इनमें से कौन इसका LCM नहीं हो सकता है। दोस्तों आपके जो ऑप्शंस में दिए गए थे ना उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था जो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा था और वही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद एक कहा गया था कि x का जो एज है y से उतना ही कम है जितना z से ज़्यादा है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स है। तो यहाँ पर भी आपको x का और y का मान बताना था। दोस्तों बात करते हैं अब ओवरऑल पेपर की। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला। रीजनिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो CGL मेंस से भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल का आपको रीजनिंग देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चंस हिल ही नहीं रहे थे कुछ कुछ। इसके अलावा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा था। हालांकि मैंने 27 क्वेश्चंस बनाए हैं, बट दोस्तों 27 में से भी मुझे लगभग अभी 2 क्वेश्चन में डाउट हो रहा है और लगभग 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया था मुझे। इन पूरे 30 मिनट तो मैंने बहुत कम ही बोल दिया। 27 क्वेश्चन बनाने में दोस्तों मुझे लगभग 40 से लेकर के 45 मिनट का टाइम लग गया। जबकि बात करें CGL मेंस में तो CGL मेंस में 30 में से 30 रीजनिंग सॉल्व हो जाते हैं और टाइम लगता है 20 से लेकर 25 मिनट का। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर लेवल क्या रहा होगा रीजनिंग का। फिर इसके बाद दोस्तों क्वांट की बात कर लें तो क्वांट काफ़ी ईजी आ रहा है। मैंने खुद 29 अटेम्प्ट किए हैं और बहुत ही कम टाइम में टोटल क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट हो गए थे। एक क्वेश्चन जो मुझसे छूटा है दोस्तों वो था आपका यही अभी जो मैंने आपको बताया ना सिलेंडर एंड स्फीयर वाला। एक्चुअली मुझे इसका फॉर्मूला ही माइंड में नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था।
तो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट 29 रहे हैं, रीजनिंग में अटेम्प्ट 27 रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आपके पैसेज से आए थे। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ दो तो बाकी के 40 क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के थे, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन है ना, मुझे नहीं लगता कि 2 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा किसी के सही भी होंगे, क्योंकि दोस्तों 10 क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा टफ दे दिया गया था। मैं खुद बैंकिंग का एस्पिरेंट हूँ, बैंकिंग का एग्जाम अभी देता हूँ, लेकिन बैंकिंग मेंस में भी मुझे इतने हाई लेवल के पैसेज देखने को अभी तक नहीं मिले हैं पिछले 1.5 सालों में, जितना कि आज EPFO SSA में पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन को बनाने के लिए पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ रहा था। लगभग मैंने 15 से 20 मिनट का टाइम दिया, तब जाकर मैंने पैसेज में 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरे इंग्लिश में शायद 42 या फिर 43 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं टोटल, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कंप्यूटर में लगभग मैंने 7 के करीब क्वेश्चन सॉल्व किया, 7 से 8 क्वेश्चन। और मैं बात कर लूँ जीके की दोस्तों, तो जीके में मैं आपको एग्जैक्ट अपना राइट आंसर बता देता हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जीके में मैंने लगभग 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से शायद 15 क्वेश्चन मेरे सही हैं, बाकी के 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। और कंप्यूटर में मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसमें से हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, बाकी के 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने ओवरऑल अटेम्प्ट आपको बता देता हूँ। लगभग 100 क्वेश्चंस मेरे राइट होने चाहिए। एक्चुअली मैंने सॉल्व किया है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को मिलाकर, और जीके में मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन सही हैं, लगभग 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर में होंगे, तो मिलाकर के 18 से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं। यानी कि ओवरऑल मेरे 120 के अराउंड में अटेम्प्ट हैं। अब इसमें से देखना है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सो गाइज, मैंने आपको पूरे पेपर का एनालिसिस इस वीडियो में करवा दिया है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट हुए हैं, प्लस हर एक सेक्शन में आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं, जिससे कि कट ऑफ के बारे में एक एनालिसिस वीडियो बनाया जा सके। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आज रात तक कोशिश करूंगा कि मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो अपलोड कर दूं। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे मैं रात में वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।